ग्रेट मॉर्निंग डियर्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद एंड का पोर्शन कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूबसूरत सा टॉपिक होता है कंडक्टर्स, और पूरा टॉपिक बोर्ड के सिलेबस से हटा हुआ है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से कंडक्टर्स को नहीं जाना तो कैपेसिटर का जेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर कैपेसिटर का है उसमें मैंने आपको पहले गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से कैपेसिटर के कोर पॉइंट कंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, और उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग आगे आ गए हैं कैपेसिटर्स के समुद्र में। ये बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। कहने को छोटा है, जल्दी खत्म होता है, लेकिन अपने आप में एक बड़ी चीज है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं जिसके बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं, और ये दोनों अप्रोचेस लेके इस चैप्टर में चलना है। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स हमारे प्यारे से चैनल आरटी अकेडमी पे। आपका काम है कि इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को पूरा देखें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आज की बारी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जानकारी लेने की। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की। विशेष ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें फॉलो करते रहिए। जो कॉन्सेप्ट्स कमजोर रह गए मजबूत हो जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स बने ही नहीं वो बिल्डअप हो जाएंगे और पहाड़ की तरह ऊंचे हो जाएंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। मिलते हैं पहली अच्छी प्यारी स्लाइड यानी पहले टॉपिक के साथ। आज का एजेंडा पहला है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है। कई बच्चे इस टॉपिक में इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है वो स्फेरिकल कैपेसिटर बता रहा है, जबकि ये कह रहा है इट इज नथिंग बट अ स्फेरिकल कंडक्टर, नॉट द कैपेसिटर अरेंजमेंट। क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि इफ यू हैव a sphere like this made up of some kind of conductor, और आपने इसको एनी हाउ कहीं से लाकर कुछ चार्ज प्रोवाइड कर दिया सरफेस पर। और मैंने आपको कल या परसों जब हमारा वीडियो आया था तो उस लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरी बात, अगर कंडक्टर मौजूद है तो चार्ज बल्क में अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ सरफेस पर रिसाइड करेगा। आप देखें कि ये बेचारे का सेंटर है, कुछ डॉटेड लाइंस बना लेनी चाहिए इस तरह से, एंड यू नो कि इसकी रेडियस r है। अच्छी बात है। और इस पर चार्ज कितना फैलाया है हमने? तो भाई हमने चार्ज इसको दिया है लेट अस से q, और पूछा जा रहा है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीखा था कि किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज दिया गया डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल कितना राइज कर गया, यानी जितना चार्ज प्रोवाइड किया गया उसमें से कितना पोटेंशियल बढ़ गया, इनका रेशियो कहलाता है कैपेसिटेंस। अच्छा, यानी अल्टीमेटली चार्ज हमने जितना दिया है हम जानते हैं, और वोल्टेज कितना आया ये मालूम चल जाए तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में ही स्फीयर के बारे में ये जानकारी इकट्ठा की थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस कंडक्टर के सरफेस पे तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये बेटा सरफेस की फील्ड है। अच्छा, और इस तरह की फील्ड जो कि kq बाय r स्क्वायर है, जो कूलम्स लॉ से निकल के आती थी, उसको डिफरेंशिएट करके जब पोटेंशियल निकालते हैं, याद करो E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr लिखा था, तो dr को ऊपर भेज के इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, मैं बताता हूं आपको कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx या dr व्हाटएवर जो लिख लो, तो माइनस dv इज इक्वल टू E डॉट dx, एंड यू नो कि dv is equal to minus integration of E dot dx। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें, this is nothing but the potential difference। आप इस E की जगह पे इस तरह का फंक्शन जब रखेंगे तो आपको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसे पहले हमें मिलता था कूलम्स लॉ में पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता था, वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा, एंड दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। सिंपल फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा और सिंपली पता चल जाएगा। पोटेंशियल पढ़ा भी चुके हैं यार, पॉइंट चार्ज का ऐसा होता है। ठीक है,
तो क्या करें, कुछ खास नहीं, किसकी चर्चा करनी है, पोटेंशियल की चर्चा करनी है, चार्ज की चर्चा करनी है, उससे कैपेसिटेंस आ जाएगा। नाउ योर कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू Q ही है। पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R लिखा होगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा एंड C की वैल्यू आपके लिए आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि जंप मार के ऊपर चले जाएंगे एंड यू नो कि यही आपका आंसर है। प्यारी सुंदर अच्छी कैपेसिटेंस आ गई। इस कैपेसिटेंस को अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें रेडियस है, यानी डायमेंशंस के बारे में जानकारी है, एप्सिलॉन नॉट है, यानी उसका सराउंडिंग में क्या मीडियम मौजूद है। अगर मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता। तो कैपेसिटेंस अपने आप में डिपेंड कर रही है डायमेंशंस पे। डायमेंशन मतलब साइज पे, है ना, वो डायमेंशन 11th वाला नहीं, डायमेंशंस पे एंड मीडियम पे। कौन सा मीडियम, जहां हम फील्ड चेक कर रहे हैं, इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है, वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। हम नए नए सिस्टम्स बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो भी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालेंगे उसके रियल फार्मूला में चार्ज और पोटेंशियल नहीं आएगा। बाय द वे, दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सिंपल प्रोसीजर है, आपको आता है और नहीं आता है तो सीख लीजिए। अगला देखिए, why 1 farad is not a practical unit। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला जो है बेटे, दैट इज टक टक टक, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। और ये कूलम होता था, ये वोल्ट होता था, इसी के बराबर हम लोग इसको लिख दिया करते थे फैरेड। दुनिया खुश थी इस फैरेड के साथ, लेकिन हम कहते थे कि ये फैरेड जो है ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा यूनिट तो है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं, इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ी यूनिट है। इतना कैपेसिटेंस क्रिएट करना किसी सिस्टम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड्स में, पिकोफैरेड्स में, नैनोफैरेड्स में होते हैं, फैरेड्स में नहीं होते। हम कैसे माने इस बात को? और प्रूव करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। लेट अस से आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जो पीछे किया है वही रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे अभी देखो, मालूम चलेगा रिपीट करने का फायदा। आपने इसको कुछ चार्ज दिया, कंडक्टर है ध्यान रखना, जो इसके सरफेस पर चारों तरफ फैल गया, एंड यू गेव इट अ चार्ज Q। चार्ज चाहे जितना दे दो, अल्टीमेटली कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, तो जो भी वैल्यू दे दो आंसर ठीक ही आएगा। अब अगर मैं इस आदमी की सरफेस पर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूं तो मेरे बच्चे पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये पोटेंशियल है। नाउ इफ आई वांट टू राइट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, यू मस्ट बी राइटिंग C as Q by V। नाउ Q is Q, टंग Q by V, V is nothing but 1/4 pi epsilon naught Q by R। और आपको पता है कि Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 pi epsilon naught R ऊपर आ जाएगा। सर रिपीट टेलीकास्ट क्यों चला रहे हो, अभी तो वही पढ़ाया था। अभी एक्चुअली हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालने के एजेंडे के साथ उस फॉर्मूले को प्रूव किया था या डिराइव किया था। अब मैं सीन अलग कर रहा हूं। जो फॉर्मूला लेफ्ट में लिखा है उसमें से रेडियस को अलग कर लीजिए, तो कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको नीचे भेज दो, तो यू कैन राइट इट एज, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू C। अब अगर मैं आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊं और कहूं कि इफ C is 1 farad, क्योंकि सवाल तो यही था ना कि 1 farad कैपेसिटेंस प्रैक्टिकल यूनिट क्यों नहीं है, क्यों प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, सही तो यही है, क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने कहा करके देख लो। मान लो कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 farad के बराबर है, SI मैंने लिया, तो रेडियस देखना कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ के आए हैं कि 9 × 10⁹ होता है, और इतने मीटर्स की रेडियस निकल आएगी। ये कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है? तो जवाब है ना 10⁹ मीटर्स की, अर्थ से बड़ा कंडक्टर।
अर्थ से बड़ा कॉपर का कंडक्टर उठा लाओगे और फिर उसके ऊपर जब चार्ज दोगे तब जाकर मालूम चलेगा कि उस व्यक्ति की कैपेसिटेंस 1 फैरेड के आसपास हो सकती है। इतना बड़ा कैपेसिटर बना पाना लॉजिकली इम्पॉसिबल, अब्सर्ड टाइप की रेडियस आ रही, इस वजह से 1 फैरेड का कैपेसिटेंस हो पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि 1 फैरेड कैपेसिटेंस हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम कह देते हैं कि प्रैक्टिकल केसेस में कैपेसिटेंस को फैरेड नहीं, माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, मिली भी नहीं यार, माइक्रो, पिको और नैनोफैरेड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? माइक्रोफैरेड्स, और क्या है? नैनोफैरेड, और क्या है? पिकोफैरेड। नैनोफैरेड 10 to the power -9, पिकोफैरेड 10 to the power -12, माइक्रोफैरेड 10 to the power -6। ये है एजेंडा, बदला कहानी बदली। अगला देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? हमारा कोर्स यही है, इसी के आसपास घूमेगा और यही हमें पढ़ना है। व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? देखिए, दो इनफिनिट शीट्स आपको दी गई है, या खुश थी, इसके आसपास इसे भी रखा गया। ध्यान दीजिएगा कि प्लेट्स आर पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसे नाम दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने कुछ भी करके बैटरी लगा के, जो भी जुगाड़ फिट करके आप जो भी इसमें करना चाहें कर लिया और पाया कि आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। इस इनफिनिट शीट का कुछ एरिया है जिसे हम ए बोल रहे हैं, एरिया ए बोल देते हैं, बगल वाले का भी एरिया ए ही है, एंड यू हैव गॉट सम नेगेटिव चार्ज हियर। और विशेष ध्यान रखें कि मैंने जितना प्लस सिग्मा चार्ज यहां दिया उतना माइनस सिग्मा चार्ज यहां दिया, यानी दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है वो इक्वल आ रहा है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। और ये इनके बीच का जो सेपरेशन है इसे हम स्मॉल डी बोल रहे हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच होगा उसे हम V बोल रहे हैं। ये हायर एंड है, ये लोअर एंड है। हायर को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और लोअर को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। दुनिया कहे कि इसमें एनर्जी, ये फर्स्ट जोन है और ये सेकंड जोन है और ये थर्ड जोन है। आपको लास्ट लेक्चर अगर याद है तो मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल आपको कराया था कि इन जोन 1 एंड 3 प्लेट्स के बाहर के जोन में E फील्ड इज 0, इसमें किसी प्रकार की फील्ड नहीं आती है, होती ही नहीं। जहां फील्ड नहीं है वहां एनर्जी भी नहीं है। तो सारी की सारी फील्ड कहां आ रही है बेटे? आपकी फील्ड जो है वो इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आ रही है, एंड दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फील्ड पॉजिटिव की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, और उन दोनों को जोड़कर जो ई नेट आएगा वो ई नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, और आपको ये पिछले लेक्चर में ही करवा दिया गया है। अब अगर मैं इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने चाहूं तो मैं जानता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E into D होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने का लॉजिक नहीं है, सीधा D से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप E की जगह पर क्या लिखने की कोशिश करेंगे? यू विल बी राइटिंग एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये आपका पोटेंशियल है। और अगर आप देखें कि आपने इसकी पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया A है, जिसकी वजह से चार्ज सिग्मा इनटू A आएगा। और अब अगर कोई कहे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बेटा ये Q by V होता है। Q की जगह आप देखें तो सिग्मा इनटू A लिखा है, V की जगह देखें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D लिखा है। आपको दिखाई देगा कि ये जो सिग्मा और सिग्मा है इनके प्राण निकल जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने बिठाया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, A by D, ये फॉर्मूला है। और ये महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार, शानदार फॉर्मूला है, तो यू मस्ट बी राइटिंग एज MIMJ। महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार, याद रहना चाहिए। आप अगेन देखें, एप्सिलॉन नॉट इज मटेरियल, A फॉर एरिया, D फॉर सेपरेशन। ये डिमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और वोल्टेज पे नहीं कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कुछ बदतमीजी की गई होती और इस पूरे के बीच में किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया होता। डाइलेक्ट्रिक तुम समझते हैं ना,
हाँ समझते तो हैं यार, डाइलेक्ट्रिक तो अच्छी तरह जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक की कहानी को। ये कुछ स्टोरी है, इस तरह से पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया होता। और ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा, इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो के होती, जिसे हम लोग नाम दिया करते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है मेरी बात? अब यहां क्या करने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं कि मान लो डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता है, इफ डाइलेक्ट्रिक slab was completely filled between the plates. प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब कंप्लीटली फिल करी गई होती तो क्या होता? तो क्या क्या नहीं होता? चुपचाप से क्या करना है, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड सोचनी है, दोबारा से चार्ज सोचना है, दोबारा से वोल्टेज सोचना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। सब जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद फील्ड के अमाउंट में के टाइम्स कमी आ जाती है। अच्छा, तो अब अगर मैं वोल्टेज लिखने की कोशिश करूं तो वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इनटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी थी, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के लिखनी है। और चार्ज का फॉर्मूला सर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि सिग्मा सेम है और एरिया भी सेम है, क्योंकि चार्ज तो कहीं तोड़ के नहीं जाने वाला, चार्ज तो वही रहेगा। अब अगर मैं यहां पर कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करूं तो आई वुड बी राइटिंग एज Q बाय V। आप देखें तो Q इज नथिंग बट सिग्मा इनटू A, V इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स D। सिग्मा से सिग्मा ने कट लिया तो फॉर्मूला बना एप्सिलॉन नॉट KA बाय D। ओहो, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट KA बाय D। ये भी महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार टाइप की चीज है, मजाक नहीं, बहुत शानदार चीज है जो बोली है। ये कब है? जब इसमें वैक्यूम हो या एयर हो, बीच में कुछ फील्ड नहीं है। और ये कब है? जब डाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ आई? तो दो फॉर्मूलाज आपके साथ हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है मेरे बच्चों, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज। तो आप देखें कि आपने यहां पर क्या किया है, के का मल्टीप्लाई करा दिया है। हमने नहीं कराया, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने से वोल्टेज घटा है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ी है। बढ़ी है, ये कैसे पता? अरे यार, के की वैल्यू 1 से बढ़ी है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विद अ कांस्टेंट के व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो लॉजिकली C डाई इलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन C वैक्यूम, यानी कैपेसिटर के बीच में, जब प्लेट्स के बीच में आपने वैक्यूम क्रिएट किया होगा तभी कैपेसिटेंस कम होगी और डाइलेक्ट्रिक्स की ज्यादा होगी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इनपुट या इंसर्ट कर देने के बाद जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सा एजेंडा, याद रहेंगी चीजें, बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड वोल्टेज। इसमें सिखाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक। प्रूफ दे चुके हैं, मेरी बात समझ आ रही? प्रूफ दे चुके हैं। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कांसेप्ट में आपको दिखाया, फॉर्मूले में दिखाया कि डजंट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, ओनली डिपेंड ऑन डायमेंशंस एंड द मटेरियल। और आपको स्फेरिकल कंडक्टर में भी ये देखने को मिला। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आपको एक ही चीज दिखाई दे रही है। तो जस्ट एक स्लाइड है आपके लिए, क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, इसलिए लिखा हुआ है। और पहले आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? इसके पीछे एक सिंपल एजेंडा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, व्हाटएवर बी द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है कन्फाइंड रीजन में। जब चाहें तब उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। कैसे करेंगे एनर्जी स्टोर, उसके बारे में जानकारी, कितनी होगी एनर्जी स्टोर, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटर यूज करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आपके सामने आएंगी। यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ कैपेसिटर लाइक दिस एंड टाइम, ये
ये तो गड़बड़ हो गया। चलो फिर से बनाते हैं। एक ये बनाया गया, ठीक, एक ये बनाया गया। भूल जाना कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, बस कहानी याद रखना। ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट कैसे बन गई? हमने कैसे बनाई? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज लाते गए, पॉजिटिव चार्ज तोड़ते गए, दूसरे को देते गए, पॉजिटिव चार्ज तोड़ते गए, दूसरे को देते गए, तो एक पॉजिटिव बनती चली गई, एक नेगेटिव बनती चली गई। बीच का सेपरेशन D है, बीच का सेपरेशन D है, ठीक है। हम इस नेगेटिव प्लेट्स में से DQ चार्ज पॉजिटिव तोड़कर लाए। ये कैसे तोड़ के लाए वो भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर हम तोड़कर लाए, कोई प्रोसेस है। DQ लाए, फिर DQ लाए, फिर DQ लाए, तो लॉजिकली यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज डेवलप हो गई, और इसी के साथ आपको दिखाई दिया कि करस्पॉन्डिंगली नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज भी डेवलप हो गई, और जिसके कारणवश अब जो अगला चार्ज आप DQ नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपोज करेगी, और कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो लगातार आपको चार्ज लाने में और तकलीफ हो रही है। तो जो आप चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम वर्क। करते करते कोई वक्त ऐसा आ गया कि आपने यहाँ पर +Q चार्ज इकट्ठा कर दिया और यहाँ पर -Q चार्ज इकट्ठा कर दिया। अगर मैं कहूं व्हाट इज टोटल इनिशियल चार्ज, तो वो 0 था। व्हाट इज फाइनल चार्ज, तो मैं कहूंगा मुझे कैपिटल Q चार्ज इस पे लाना है, मेरा एम है। अच्छा, कहिए कोई बात नहीं, लाते लाते कभी ना कभी Q चार्ज आ गया। ऐसे समय पर पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम कहोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D होगा। तो हम कहेंगे सिग्मा कितना होगा, तुम कहोगे कि चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा होता है। तुम कहेंगे बड़ा Q क्यों नहीं रखा? ना, सुनो, किस वक्त का पोटेंशियल डालना है? जब चार्ज Q था, तो चार्ज कितना डालना है? ये हमारा पोटेंशियल हो गया। इस पोटेंशियल के अगेंस्ट बेटा, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट आप कितना चार्ज लेके आए? DQ चार्ज और लेके आए। तो आपने कहा कि इस पोटेंशियल के अगेंस्ट अगर हम चार्ज DQ लाए, तो छोटा सा वर्क डन dW क्या करना पड़ेगा? तो तुम कहोगे कि जो पोटेंशियल था वो मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज हम मूव करा के लाए। पोटेंशियल इनटू चार्ज डिस्प्लेस्ड ही हमारा वर्क डन हुआ करता है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो तुम कहोगे यार ये टोटल वर्क डन है। और टोटल वर्क डन जो हम करते हैं किसी सिस्टम पे, वो मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, उस सिस्टम में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो सारे की सारी एनर्जी इस वर्क डन से चली गई कैपेसिटर के अंदर। वोल्टेज को अगर हम देखें तो लिखेंगे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D इनटू DQ। आप देखेंगे D A एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये आ जाएंगे बेटा बाहर, और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ Q DQ। मेरी इच्छा 0 चार्ज से Q चार्ज कर देने की है, तो मैं D बाई A एप्सिलॉन नॉट करूंगा। Q DQ का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा Q स्क्वायर बाई 2। लिमिट में लगाऊंगा 0 से Q तक, फिर जब लिमिट हटाई जाएगी और मतलब अप्लाई करी जाएगी, तो हम पहले लिखेंगे Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और अब आप देखिए सब खत्म हो गए, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बनकर आ रही है वो है D बाई A एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला बड़ा विचित्र है, इतना सब कैसे याद करेंगे? इस फॉर्मूले में कुछ चीजें जानी पहचानी है, जरा पहचानो। ये क्या लिखा है? तो तुम जानते हो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यदि नहीं देखा है तो पीछे देख लो, देखो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब देखो हमारे पास क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये तो उल्टा लिखा है, और जो चीज उल्टी लिखी है उसको उल्टा लिख दो, यानी ये C नहीं 1 बाय C लिखा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आया 1 बाय C Q स्क्वायर बाय 2। इसको याद करने के लिए ऐसे बोलें Q स्क्वायर बाय 2C, ये आपकी एनर्जी है। क्लियर है मेरी बात? Q स्क्वायर बाय 2C, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। चार्ज पे डिपेंड कर रही है, हाँ। कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, हाँ। वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। आइए देखिए, देखते हैं
Q इज इक्वल टू सी, तो आप इधर डालिए CV, तो आप एनर्जी के फॉर्मूले में प्राप्त करेंगे C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, C से C कैंसिल, यू गेट हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बना। क्लियर है मेरी बात? इसी तरह जब आप इस C को खत्म करेंगे तो यू विल गेट हाफ QV। कैसे खत्म करेंगे? अरे Q बराबर CV फॉर्मूला पता है ना, तो C से Q by V वैल्यू यहां डालोगे तो QV by 2 मिलेगा। एंड यू गॉट 3 very most kind of important formulas for energy stored in the capacitor। मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए। एनर्जी जो है वो Q स्क्वायर बाय 2C है, यही वैल्यू हाफ CV स्क्वायर है, और यही वैल्यू QV बाय 2 है। आप इनमें से जो पहले दो फॉर्मूला लिखे हैं इन्हें जी जान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको जीवन भर काम आएंगे जब तक ये 12 चलता रहेगा। ये हर जगह कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, और कैपेसिटेंस में इस फॉर्मूले के बिना अच्छे सवाल नहीं बनने वाले, एनर्जी के ही अच्छे सवाल बनते हैं, कैपेसिटेंस के तो सवाल बनते हैं। अच्छा, मतलब काम हो गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। दो चार बातें बचती हैं। ये कौन ला रहा है चार्ज? हम घुस थोड़ी जाएंगे प्लेट्स के बीच में। अच्छा, कौन सा एजेंट लगा है? कैसे चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है? बैटरी इसके पीछे। ये कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है ये काम, ये सारी बातें हम लोग अगले टर्म पे करेंगे। चार्ज कैसे लाया जा रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे हो रही है, सर्किट में कैसे इन्वॉल्व होगा कैपेसिटर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड होता है, जो एजेंडा है वो कंप्लीट होता है। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर हमें पढ़ने को मिल गया। ये एनर्जी कैसे आई, कौन लाया, उसने कितना वर्क डन किया, कितना लॉस हो गया, ये सारी बातें अगले टर्म पे। मत भूलिए सब्सक्राइब करना RT एकेडमी को। और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, हम आपको पढ़ाने फिजिक्स आए हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नाम मत भूलिए, और फॉलो करते रहिए पूरे साल अच्छी फिजिक्स पढ़ने के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में।